अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। आज से हम एक नई सीरीज एक नया सिलसिला स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ लेट्स टॉक एथिक्स। और आज इस सिलसिले का पहला सेशन हम करने की ट्राई कर रहे हैं कि जिसका टॉपिक हमने रखा है कि व्हेन इज़ हेल्पिंग एक्चुअली हार्मफुल, रिकग्नाइजिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन स्पेशल नीड्स सपोर्ट, यानी स्पेशल नीड्स केयर में कभी कभी मदद जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इस पे हम बात करेंगे। वी होप कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आज हम कुछ लोग यहाँ पे जमा हैं इस पे बात करने के लिए। अगली दफ़ा और ज़्यादा लोग इस पे बात करेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपने सेशन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और आगे लोगों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए सो दैट ज़्यादा लोग तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। आज के सेशन में हम हमारे साथ कुछ गेस्ट शामिल हैं। उनमें सबसे पहले हमारे साथ हैं सदफ इमरान कराची से, और ये सीनियर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और सीईओ हैं स्पीच वेलनेस क्लिनिक की। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मरियम फाहद हैं हमारे साथ हैदराबाद से। शी इज़ अ पेरेंट और बहुत एक्टिव हैं अपने हैदराबाद ग्रुप में, बहुत से लोगों की हेल्प करने में और बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में। और शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर विद डाउन सिंड्रोम, और मेरा इनसे रब्ता भी उन्हीं के थ्रू हुआ है। उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। हमारे साथ हैं तैयबा मजीद लाहौर से, लेक्चरर हैं एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में, और एज एन एसएलपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम कर रही हैं सीएमए हॉस्पिटल लाहौर में। और हमारे साथ समीर इम्तियाज़ भी हैं जो कि पेरेंट हैं और सियालकोट से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सदफ, मरियम, तैयबा, उसके अलावा जहाँ जहाँ पे समीर साहब ज़रूरत समझेंगे वो भी अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि हम एक सवाल रखेंगे आप लोगों के सामने, उस पर आप लोगों की राय लेंगे और इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट अगर करना चाहूँ सदफ इमरान से, तो मैं एथिक्स पे हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अगर यही देख लें कि आपकी नज़र में एथिक्स क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, आपकी राय क्या है इस बारे में। अगर हम जनरली एथिक्स की बात करते हैं तो आप अगर इस पे बात स्टार्ट करें तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी सदफ। थैंक यू मायूं कामरान साहब, आपने मुझे आज इनवाइट किया है इस टॉपिक के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एथिक्स की स्पेशल नीड्स के अंदर, तो इसके अंदर मेन चीज ये होती है कि जब हम किसी भी इदारे में या किसी भी जगह बच्चे को इनरोल कर रहे हैं तो वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको जरूर समझें। लाइक अगर बच्चा सेशंस लेने के लिए आ रहा है तो आपके एथिक्स में ये भी शामिल है कि बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो सेशंस को ऑब्जर्व करें, उनका राइट है। पहला पॉइंट तो मेरा यह है कि पेरेंट्स लाजमी अपने बच्चे के सेशंस को ऑब्जर्व जरूर करें, चाहे वो किसी भी डोमेन का सेशन है। सेकंड ये कि उनको पूरा राइट है कि थेरेपिस्ट की रेलेवेंट डिग्रीज या उनकी रेलेवेंट जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो जरूर इदारे से इन्फॉर्म करें कि हमारा बच्चा अगर किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास आ रहा है, लेट सपोज, तो आया वो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट ही है या कोई और है। तो ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं कि इनको हम लाजमी चाहेंगे कि पेरेंट्स इन पॉइंट्स को देखते हुए अपने बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट, इदारे या सेंटर्स में इनरोल करवाएं। फिर उसके बाद आगे जाके कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पेरेंट्स के लिए नीड जरूरी होती है कि उनको गाहे बगाहे पेरेंट्स को गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है अपने बच्चे से रेलेवेंट, बच्चे के इश्यूज से रेलेवेंट। तो पेरेंट्स की मीटिंग्स रेलेवेंट थेरेपिस्ट से होना, जो भी उसके इश्यूज इनिशियली पता चले थे और वो पेरेंट्स की मीटिंग्स हो रही हैं, पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि समटाइम ऐसे इश्यूज आते हैं देखने में कि पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि उनके बच्चे की थेरेपीज हो क्या रही हैं। तो एज अ सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट मैंने ऐसे इश्यूज बहुत दफा देखे हैं। तो इस चीज को मैं समझूंगी कि देखा जाए कि राइट थेरेपिस्ट है, सेशन ऑब्जर्व हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो रही हैं और पेरेंट्स को राइट गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है अपने बच्चे को।
तो ये वो आप क्या कहती हैं इस बारे में? एथिक्स आपकी नज़र में है क्या, और क्या प्रिंसिपल इसके हैं या होने चाहिए? जी सर। सर एथिक्स होते हैं गवर्न रूल्स, ठीक है, और इनकी जो है फॉलोइंग वो बोथ हैंड्स पे होनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ भी और थेरेपिस्ट के एंड पे भी। थेरेपिस्ट के एंड पे कैसे कि थेरेपिस्ट अगर इस चीज को लेके चल रहा है कि जी मैं पैशनेट हूँ काम को लेके, सो ओनली दीज वर्ड्स आर नॉट नेसेसरी। आपको ट्रस्ट वर्दी सिर्फ कहलवाना ही नहीं है, आपको ट्रस्ट वर्दी बनना भी है, ठीक है। आपका जो एक्शन है वो लाउडर होना चाहिए आपके वर्ड से, ठीक है। सेकेंडली, पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एक डे वन से लेके कि जी इस तरह से जो है ये सेशन शेड्यूल है, ठीक है, ये काम इसमें होगा, इन चीजों को बालाए ताक रखते हुए होगा, और वो होना भी चाहिए। और देन पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी आपके एंड पे दीज आर द फ्यू टास्क विच शुड बी फॉलोड, ठीक है। ये पेरेंट्स के एंड पे फिर बात आ गई एथिक्स को फॉलो करने वाली। मजीद इसमें मैं ये सर ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैम ने कहा कि अगर एक स्पीच थेरापिस्ट है देन ही और शी मेंट टू बी अ स्पीच थेरापिस्ट, ठीक है। ये सारी बातें आ जाती हैं मैल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। अगर और सबसे ज्यादा बाय द वे अंडर एस्टिमेट भी मुझे ये फील होता है कि स्पीच थेरापिस्ट ही होते हैं, कि उनके काम को जो है वो सबसे ज्यादा लीनियंट लिया जाता है। हम्म। हालांकि हमारा टास्क है, ये मोस्ट डिफिकल्ट वन होता है कि किसी के अंदर ये विल क्रिएट कर देना, कि किस हम्म। तरह से उसने वोकलाइज करना है, उसने वर्बलाइज करना है अपने एक्सप्रेशंस को। सो जिस तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब वो टू वे होती है, सो इसी तरह से ही हमारे जो एथिक्स हैं उनको अगर हम इनलिस्ट करने को है, सो दे आर मैनी इन नंबर, ठीक है। वो तो फिर हम्म। खत्म ही नहीं होगा कि पेरेंट्स को जो है वो किस तरह से पाबंदी वक्त का ख्याल रखना है। उसके बाद अपने बच्चे को लाने और ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा लेनी है। जब अपने बच्चे को ड्रॉप कर चुके हैं, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और द थेरापिस्ट, कि उसने बच्चे को किस तरह से फॉर 3 आवर्स और 2 आवर्स जितने टाइम के लिए भी हमारे पास है, हमने उसको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। हम हम्म। उसकी किन किन चीजों के लिए एट अ स्पेसिफिक टाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, या हमने पेरेंट्स को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है कि विद इन दिस टाइम आप हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं इन इन बातों के बारे में, ठीक है, हम इसके लिए आंसरेबल हैं, अदर वन के लिए नहीं है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। अगर दोनों पार्टीज पेरेंट्स और थेरापिस्ट वो अच्छी कोलैबोरेशन से चलें, सो आई गेस के इसमें फिर चांसेस इस बात के हैं कि बहुत कम इख्तलाफात होंगे बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन प्रोफेशनल। हम्म। और आगे इंशाल्लाह आपके फर्दर सवालों में फर्दर चीजों का भी जवाब राइट, होगा। राइट, बहुत शुक्रिया। ओके। तो मैं मरियम आफात की तरफ आना चाहूँगा। एज अ पेरेंट इनका सफ़र भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो ये कैसे देखती हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एथिक्स को, अगर आप भी अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकें। सबसे पहले सर थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे एज अ पेरेंट इनवाइट किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपनी बेटी के बिहाफ पर यहाँ पे आके बात कर सकूँ। सर एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ और मैं इस जर्नी को लेकर चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, तो मैं पेरेंट का एक उनका एथिकल बिहेवियर बताऊंगी कि यूजुअल थेरेपिस्ट के साथ उनका कसूर नहीं होता, वो अपने प्रोफेशनल में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये होता है कि उनकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि थेरेपिस्ट बस एक जो है ना मैजिक करेगा और विद इन मंथ्स जो है ना हमारा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको हम्म। एक लॉन्ग जर्नी एक थेरेपिस्ट के साथ एक ट्रायंगल लेकर चलना होता है और बच्चे के साथ कंसिस्टेंट रहना होता है। उसके साथ एक आपको पेशेंस से लेकर चलना होता है। थेरेपिस्ट के पास बच्चा हार्डली 30 या 45 मिनट्स होता है, बाकी रेस्ट आपके ऊपर है। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में मसला ये है कि पेरेंट जो है वो क्या करता है कि थेरेपिस्ट के पास लेकर गया और सारी एक्सपेक्टेशन उससे हो जाती हैं कि ये ही सारा काम करेगा, लेकिन हम्म। अपने ऊपर फिर वो समझता है कि बस मैं लेकर पहुंच गया ना, बस मेरा इतना सा काम था। यूजुअली ये देखा गया है पेरेंट्स हम्म। को, जो मैंने अपने सर्किल में फील किया है। तो ये चीज जो है ना, ये पेरेंट को इस तरह से नहीं सोचनी चाहिए। थेरेपिस्ट जो गाइड कर रहा है उनको, वो प्रॉपरली उनको वहां से गाइडेंस गाइडेंस लेनी है। देन उसके बाद जो है उसको अपने घर पे भी उन चीजों को अप्लाई करना है। सिर्फ थेरेपिस्ट का काम नहीं है उस बच्चे पे काम करना, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम बच्चा आपके पास है घर में। और फिर घर में हम क्या करते हैं, यूजुअली बच्चे को फिर फोन्स दे दिया या उनको किसी और चीज में एंगेज कर लिया, सारा उसका दिन जाया हो गया। तो सारा कसूर फिर थेरेपिस्ट पे आ जाता है कि ये इनका कसूर है, ये काम नहीं कर रहे हैं या इनकी तरफ से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हमें अपने एंड पे भी देखना चाहिए कि कहाँ हमसे चीजें मिस हो रही हैं। अच्छा, मैं दोबारा अगर आऊं सदफ के पास, तो बहुत से प्रोफेशनल्स, बहुत से तो नहीं लेकिन चलो कुछ प्रोफेशनल्स हमने देखा है कि, या हम सुनते हैं कि जिस तरह हमारा टॉपिक था कि मदद जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, तो ऐसे प्रोफेशनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सपोर्ट जो है वो
फायदेमंद होने की बजाय जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो आप समझती हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं? पहले तो ये बताइए कि हैं बाकी, और ऐसी हैं तो कैसे फर्क कर सकता है पेरेंट या कोई भी कि यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और यहाँ पे सपोर्ट जो मिलेगी उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इस पे अगर बताएं आप। जरूर मैं इस बारे में बात करूंगी। देखिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही होती हैं वो लाइक, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि पेरेंट्स को इस बात के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि जिस बच्चे को वो लेके जा रहे हैं और जिस थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं उसके पास उसकी रेलेवेंट डिग्री है या नहीं है, या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। ये पेरेंट्स का मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर उनको एक दफा सिर्फ यही चीज पता चल जाएगी तो जो समटाइम ऐसा होता है इदारों की अगर हम बात करें, कोई भी इदारे की, तो वहां पे जब लोगों को थेरेपिस्ट नहीं मिल रहे होते तो वो जो जूनियर्स होते हैं या जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं उनको कुछ ऐसी चीजें सिखा दी जाती हैं उनके ऊपर से टीम पे कि हमारा इदारा रन करता रहे और वो सीनियर से वो सीख के वो चीजें करता रहे। तो हम्म। यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए नुकसानदेह क्या होता है कि बच्चे के ऊपर अगर रेलेवेंट कोई टेक्निक अप्लाई करनी है जो कि एक स्पीच थेरेपिस्ट को ही पता है, लेट सपोज मसाजेस है या आप ओरोमोटो एक्सरसाइजेस की बात कर लें, तो वो एक स्पीच थेरेपिस्ट को ही पता है कि उसको कितनी रिक्वायर्ड है। और अगर वो कोई दूसरा उसमें इन हो जाए जो उस फील्ड का है ही नहीं, लेकिन हम्म। उसको उसको करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। और ये चीजें समटाइम लोगों को अंदाजा नहीं हो रही होती उस टाइम कि ये कितना गलत हो जाएगा बच्चे के साथ। क्योंकि हम्म। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने जो डिग्री ली है या जिसने जो पढ़ाई की है उसको उसी चीज का पता होगा कि हमारी इस टेक्निक को अप्लाई करने का क्यों और किस लिए हम ये कर रहे हैं। अगर हम्म। हमें किसी बच्चे के ऊपर ओरोमोटो करने हैं तो हमें ही पता है ना कि ओरोमोटो क्यों करने हैं। लेट सपोज जैसे बहुत सारे आजकल पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सी चीजें देख लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अब ये किस चीज के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई हो रही है। अब हम्म। वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मिस हम भी ये कर लें, तो मैं कहती हूँ कि भाई आप क्यों कर लें, आपका क्या काम है, आपको हम्म। ये टेक्निक की नीड ही नहीं है, आपके बच्चे की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस हम्म। तरह की चीजें जो होती हैं वो पेरेंट्स और बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। थेरेपिस्ट उनको इसीलिए गाय बगाए गाइड कर रहा होता है, बट यहाँ पे वही वाली बात कि वो थेरेपिस्ट उस फील्ड से रेलेवेंट हम्म। होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि वो किसी और फील्ड का और वो कर कुछ और रहो। ये वाली हम्म। बात मैं यहाँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत से हमने देखे हैं वन मैन आर्मी जो है वो हाँ, ऐसे भी वो ऑलराउंडर्स चल प्रोफेशनल्स रहे होते होते हैं। हैं। तो तैयबा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर मैं इसमें दो बातें ऐड करना चाहूंगी। पहली बात कि अगर हम देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट को भी, ठीक है, अब स्पीच थेरेपी सर बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है, जिसमें वॉइस भी डील हो रही है, जिसमें स्वेलिंग डील हो रही है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डील हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें एडल्टहुड के जो वॉइस के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डील हो रही हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली बात आती है ना, जैसे आपने कहा कि मदर भी हार्मफुल हो सकती है, ये कितना हम्म। हैवी जुमला आपने यूज किया है कि एकदम से अकल इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये माँ कैसे हार्मफुल हो सकती है। आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल के एंड पे क्या है कि देखें, जैसे अब मैम ने कहा कि अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इस थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। मैं हम्म। सबको बताती फिरूं कि मैंने MSSLP किया है, 7-10 लोग और खड़े हो जाएं कि हमने भी MSSLP किया है। हम्म। डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आएगी कि हम्म। जहां पर ये पता चलेगा कि भाई इसको ऑटिज्म के साथ काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, ठीक है। हम्म। फलां SLP है, उसको वॉइस के साथ काम करते हुए 6 साल हो गए हैं, ठीक है। फलां SLP है, वो डिस्फेजिया के होम सेशंस करता है। सर यहाँ पर जब एक्सपर्टीज डिवाइड हो जाती है ना, वहां पर फिर फायदा होता है हमारे क्लाइंट का, ठीक हम्म। है। और क्लाइंट की जो है इनसाइट इस तरह से भी डेवलप हो सकती है। देखिए, जो भी माँ बाप मार्केट में निकलते हैं प्रोफेशनल को ढूंढने के लिए, उनको पहले दिन से तो इतना सारा नॉलेज नहीं ना होता, सही है, लेकिन बिल्कुल। कौन हमारे बच्चे से टू द पॉइंट बात कर रहा है, हमारे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, हमारे बच्चे के डिसऑर्डर को बेस बनाते हुए बात कर रहा है, ये चीज पेरेंट्स को एक पॉजिटिव क्लिक दे सकती है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ना, ही और शी कुड प्रूव अ जेम फॉर योर बच्चा, ठीक है। हम्म। और फिर आप उसको एज अ ट्रायल आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप देख लो कि वो कैसा चल रहा है। ऐसा नहीं कि वही ये मैडम मरियम वाली बात कि वो कोई मैजिक कर देगा, लेकिन पेरेंट्स को एक क्लिक हो जाता है माइंड में कि हाँ यार ये ठीक चलेगा मेरे बच्चे के साथ। और सर हम्म। दूसरी बात कि ये जो बिटवीन प्रोफेशनल्स क्लैश आ जाता है ना, देखें,
अब लेट्स सपोज मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअली मैं हूँ। मैं एक बच्चे को देखती हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई इस बच्चे की ना रिसेप्शन यानी कि चीजों को पिक करने की जो पावर है ना, एट द लेवल ऑफ नॉन वर्बल, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं उसकी उस चीज को फोकस बनाऊंगी, उसकी उस स्ट्रेंथ को मैं टारगेट करूंगी, और मैं कहूंगी कि हाँ मैंने इस चीज को इस्तेमाल करते हुए इसमें मैंने वर्बल बिहेवियर लेके आना है। अब पेरेंट्स मेरे पास आए हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना, भाई आपके पास बच्चा आ रहा है, बच्चा चीजें उठा के तो दे रहा है, रख रहा है, एवरीथिंग कर रहा है, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मैं किसी और हम्म थेरेपिस्ट को ट्राई करती हूँ। अब वो किसी और हम्म थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो उनको पहले दिन जाके बोल देगा कि भाई फॉर श्योर दिस इज गारंटी, आपका बच्चा 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामा पापा बोलना शुरू कर देगा। हम्म सही है। हम्म अब काम उन्होंने स्पीच थेरेपी का ही पकड़ा है, ठीक है, हम्म लेकिन बिटवीन प्रोफेशनल क्लैश कैसे आ गया कि दोनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी। तो हम्म यही कि पेरेंट्स को अगर एक बंदे के ऊपर इत्तेफाके राय हो रहा है ना कि हाँ यार ये अच्छा बंदा है, काम करवा सकता है, मेरे बच्चे को लेके चल सकता है, तो आप फिर अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करें, ठीक है, हम्म और आप उसके नुक्ता नजर को अपनाते हुए, उसके टास्क को अपनाते हुए अपने बच्चे को लेकर चलें। अगर आप अपने बच्चे को हर 3 महीने बाद एक नए इंसान का चेहरा दिखा रहे हो, तो आपका बच्चा ना इधर का रहेगा ना उधर का। सो हम्म दीज वर माय पॉइंट्स। राइट राइट, बहुत शुक्रिया। तो मिस मरियम, आपका इतना सफ़र है तो क्या आपका इनकाउंटर भी बहुत से प्रोफेशनल से हुआ होगा? तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें इससे रिलेटेड, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या वाकई आपको ऐसे प्रोफेशनल भी मिले जो कि जिनकी वजह से जो हेल्प जो है वो हार्मफुल हुई, या ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? सर, इन दोनों मैम्स की बातों से मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं एक पेरेंट हूँ, लेकिन मेरी जर्नी प्रोफेशनल के साथ शायद बहुत ज़्यादा गुजरी है, तो मैं उनके एंड की भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो यस, मेरे साथ ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए और मुझे काफ़ी लेट जाके चीज़ों की समझ आई। पर्सनली मैं अगर अपना छोटा सा बताऊँ कि मुझे बहुत लेट समझ आई, लेकिन शुक्र है कि इतना लेट नहीं हुआ कि मेरे बच्चे का टाइम ज़ाया हो जाए। तो फिर भी वक्त पे चीजों को पकड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात कहूंगी जो मेरी अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी, कि कभी भी किसी बच्चे को जो है ना, चाहे वो मेन स्ट्रीम का बच्चा हो या स्पेशल नीड का बच्चा हो, आप कभी भी उसको पैम्पर ना करो। जितना बच्चा पैम्पर्ड होगा कभी भी उस पर काम नहीं हो सकता। आपको उसी तरह लेकर चलना है जिस तरह उसकी एक तरबियत करनी है एक माँ ने। जब तक आप उसको सही गलत नहीं सिखाओगे, वो किसी भी बड़े प्रोफेशनल के पास आप चले जाओ, वो कभी बच्चा वहां पे नहीं सीखेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने 6 साल तक अपनी बेटी को बहुत पैम्पर किया, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मुझे लगा यार कहीं से मुझसे चीजें मिस हो रही हैं। फिर समझा यार पैम्पर किया है तभी ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर रही। देन समझ आया कि ओके, अब इसको सही जो है ना, सही गलत की तरबियत देनी है, तो फिर जाके चीजों ने वर्क करना शुरू किया था। तो मैम सदफ की बातों से मैं काफी हद तक मुत्तफिक हूँ कि सबसे पहले आपको रेलिवेंट थेरेपिस्ट देखना है, क्योंकि वही बात है कि आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप अपने, क्योंकि आपके घर में पहला बच्चा, आपके घर में बच्चा वो फर्स्ट टाइम आया है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि कौन सा बंदा आपके साथ सही है और कौन सा बंदा सही नहीं है। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने एंड से चीजों को बहुत आपको विजिलेंट लेने की भी जरूरत है, बीइंग अ पेरेंट। म्यूट था। तो मैं अगर सदफ इमरान आपसे ये पूछूं कि आप क्योंकि कितने अरसे से इस प्रैक्टिस में हैं, स्पीच की, और डिफरेंट प्रोफेशनल से इंटरेक्शन में है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखी हैं जिनको आप कह सकें कि हाँ ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो मार्केट में हो रही हैं, इनसे पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए या इन पे नज़र रखनी चाहिए, अगर मैं पूछूं कि वो क्या हो सकती हैं, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इदारा या किसी की बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है। बहुत से ऐसी जगहें हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जहाँ पे लेट सपोज कि आप आए दिन नॉर्मली ग्रुप्स में देखते होंगे, आए दिन हायरिंग्स आ रही होती हैं, हम्म स्पीच थेरेपिस्ट की हायरिंग आ रही है, ओटी की हायरिंग आ रही है। तो ये हायरिंग्स जब आ रही होती हैं और जब इनकी अप्रोप्रिएट हायरिंग्स नहीं हो पा रही होती हैं, तो इस ड्यूरेशन में इदारे वाले क्या कर रहे होते हैं, इदारे वाले ये कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थेरेपीज तो स्टॉप नहीं करनी ना बच्चे की। तो हम्म वहां पे जब ऐसी चीजें होने लग जाती हैं, तो इस तरीके के कामों से अनएथिकल प्रैक्टिस शो होना शुरू हो जाती है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ऐसे काम हो रहे होते हैं, और उसके लिए ये जरूरी है कि पेरेंट्स पेरेंट्स खुद एक्टिव हो। हम्म पेरेंट्स का जितना एक्टिव होना जरूरी है, स्टार्ट की ही सिर्फ एक पॉइंट मैंने जो बोला है आपके उसमें, कि रेलेवेंट डिग्रीज पता होना चाहिए। जो भी बच्चा जिस भी थेरेपिस्ट के ऊपर जा रहा है, चाहे वो
कोई थेरेपिस्ट वक्ती तौर पे वेकेशन पे भी गया है, लेट सपोज कि पेरेंट्स को बताया गया कि ये बच्चा भी फलाना थेरेपिस्ट के पास कितने दिन के लिए आ रहा है क्योंकि हमारा फलाना थेरेपिस्ट कितने दिन की वेकेशन पे गया हुआ है, हम्म और ट्रांसफर कर दिया किसी और थेरेपिस्ट के पास, तो उसको उस वक्त भी, पेरेंट को उस वक्त भी उन इदारे वालों से रेलेवेंट मालूमात लेना जरूरी है कि जिसके पास हम्म ट्रांसफर किया गया आया वो उस चीज का एक्सपर्टी है, उसकी उसमें एक्सपर्टीज है। जैसे कि तैयबा ने बोला कि वही वाली बात की एक्सपर्टीज भी मैटर कर रही होती है, ऑटिज्म के हम्म ऊपर एक्सपर्टीज है कि नहीं है, या कोक्लियर इम्प्लांट के ऊपर एक्सपर्टीज है कि नहीं है, या जो भी आपकी एक्सपर्टीज पे आप काम कर रहे हो, जिस भी एक्सपर्टीज पे बच्चा आपका है, लैंग्वेज डिसऑर्डर पे है, तो उसको ये बात पता है कि पेरेंट को ये बात पता है कि वो इस एक्सपर्टीज का पे काम करता हुआ थेरेपिस्ट जो ट्रांसफर हुआ है मेरे बच्चे के ऊपर वो है या नहीं है। ये पेरेंट्स का राइट है, ये एथिकल राइट है कि वो लाजमी इंस्टीट्यूट से, इदारों से, या जो भी जहां पे भी बच्चे को लेके जा रहे हैं वहां उनके हाई मैनेजमेंट में ये क्वेश्चंस करें कि हमारे बच्चे को जिसके पास भी ट्रांसफर किया जा रहा है काइंडली हमें उसकी डिटेल्स शेयर कीजिए उस हम्म थेरेपिस्ट की। तो यहाँ पे अगर ये चीज इनिशियली पकड़ ली जाएगी ना तो अनएथिकल चीज आगे जाएगी, यानी क्योंकि कि पेरेंट्स हम, एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर हम ये कहें कि रेलेवेंट जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है प्लस रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन मैं अगर तैयबा की तरफ आऊँ और ये इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और एक और चीज़ मेरे जहन में आई वो ये कि क्या प्रोफेशनल्स, अगर हम ओवरऑल बात करें, उनमें से कुछ बुरा भी मनाते हैं कि जब उनसे उनकी डिग्री, रेलेवेंट एक्सपीरियंस को पूछा जाए, तो क्या बुरा मनाया जाता है मार्केट में इस चीज़ आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले सर, बुरा मनाया तो नहीं जाना चाहिए। को? इफ यू आर एक्चुअली एन ऑनेस्ट पर्सन, तो फिर तो आपसे जिस तरह का मर्जी सवाल हो जाए, इवन दो ये भी सवाल हो जाए कि इस फील्ड ने आपको दिया क्या या नहीं, कितना दे लेकिन रहा है, तो इस मेरा मेरा क्वेश्चन था कि मनाना तो नहीं चाहिए, क्या मनाया हाँ, जाता है या नहीं? अच्छा सर, इस चीज में भी ना मैं एक दो पॉइंट्स में ऐड करूंगी। देखिए, स्कैमर्स हाईलाइट नहीं हम्म होते सर, उनको हम्म हाईलाइट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म आप जहाँ पे ये बात देख रहे हैं कि अब जैसे लाहौर है, लाहौर के जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, काफी मशहूर है बाबडा टाउन। ठीक है। यहाँ पर सर ये हिसाब बन चुका है कि आप ईंट उठाएंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक हम्म है। हम्म इतने ज्यादा सेंटर्स हैं। उसमें अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई रियल वन कौन है, असल कौन है। ठीक है। हम्म पहले पहले पाइये वाला हिसाब भी बहुत ज्यादा है। ठीक हम्म है। फेक प्रोमिस बहुत ज्यादा है। ये भी है कि भाई वो अगर आपको 3 थेरेपिस्ट दे रहे हैं 60,000 में, हम देंगे 35 में, और हम्म पेरेंट्स इस चीज का विक्टिम बनते हैं, लिटरली हम्म बनते हैं। ठीक है। हम्म अब एक चीज, अगर एक क्वालिटी आपको पता है कि भाई इतना बड़ा ग्रॉस रूम बना हुआ है, इतना बड़ा ओटी रूम बना हुआ है, ठीक है, उसमें एसी भी चल रहा है, इक्विपमेंट भी है, वहां पे थेरेपिस्ट भी बैठे हुए हैं, उन सब ने किसी ना किसी तरह से तो रन आउट होना ही है ना। ठीक है। हम्म अब हम्म जिसने सेंटर खोला है वो दो ही तरह से जो है ना अपनी क्वालिटी बढ़ा सकता है, दो अपने अपने काम को चला सकता है। या हम्म तो अपनी क्वालिटी को इनहेंस करेगा, ठीक है, और पर बच्चा उतना चार्ज करेगा कि बच्चे की लाइफ में क्वालिटी ऐड हो जाए, या अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर वो अपनी क्वांटिटी को इनहेंस करेगा कि भाई मैं एक सीजन में 60 से 70 स्टूडेंट लूं, क्यों, क्योंकि मैंने अपना ये जो सेटअप खोला हुआ है मुझे इसके सारे रेंट्स निकालने हैं। ठीक है। हम्म तो हम्म पर लोग बिजनेस माइंडेड बहुत ज्यादा हो चुके हैं इन चीजों को लेकर। ठीक है। रिगार्डलेस कि पेशेंट के ऊपर क्या गुजर रही है, बच्चे पे क्या गुजर रही है। ठीक है। नॉन प्रोफेशनल्स की हायरिंग भी है बहुत ज्यादा। और आज एक थेरेपिस्ट छोड़ के गया है तो विद इन डेज या एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा आ जाए ताकि कंपनसेशन मिल जाए, क्लाइंट कहीं चला ना जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। हम्म अब हर पेरेंट का लेवल है वो मैम मरियम के जितना नहीं है। सही है। हम्म तो पहुंचते पहुंचते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से दो चार होना पड़ जाता है हम्म माँ बाप को। तो हम्म स्कर्स हाईलाइट होने चाहिए। ठीक है। ये इदारों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। वैसे तो जिम्मेदारी स्टेट की है, लेकिन चले अगर हम्म स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी है। हम्म ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि सर देखें, ये जो ऑनेस्टी है ना, हम्म ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ठीक है। और ये इन पर्सन होता है। बहुत सारी हमारी जगह ऐसी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, बात करूँ मैम सदफ के क्लिनिक की, तो हो सकता है इन्होंने सीसीटीवी नहीं लगवाया हुआ हो, या ऐसा इनके पास में भी सिस्टम नहीं हो कि पेरेंट्स बाहर बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। व्हेन हम्म यू आर प्रेजेंट चाइल्ड, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह की जात देख रही है। हम्म ठीक है। अगर आप इस चीज को माइंड में लेके बैठते हैं तो फॉर श्योर आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होएगी। और लेकिन हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनका इस तरफ रुझान ज्यादा नहीं है। और दूसरी, आपके ही प्लेटफॉर्म पे मेरी रिक्वेस्ट है,
उन प्रोफेशनल्स से जो कि मेरी निस्बतन बहुत पुराने हैं और बहुत अरसा पहले के मौजूद हैं इस फील्ड में, कि भाई आप डिफरेंट जो कोर्सेज है ना वो आप लॉन्च करते रहा करें अफोर्डेबल फी पे, ठीक है, ताकि हम्म, एक पर्सन जो कि डिग्री होल्डर है और उसकी स्किल एक डोमेन में आ चुकी है, तो वो बाकी भी डोमेन्स को जो है वो टच कर सके, उनकी अच्छी सी असेसमेंट और उनका अच्छा सा जो है प्लान वो क्रिएट कर सके। जाहिर बात है, ख्वाहिश हर इंसान में होती है कि मैं हम्म, एक रेंज ऑफ पेशेंट्स को डील कर सकूं। सही है। तो हम्म। जहाँ की बात है वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही, कोलैबोरेशन से ही दुनिया बनती है, ठीक है। हाँ, और नहीं, अगर बिल्कुल, ये वाले सबसे वैसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पाकिस्तानियों में थोड़ा कोलैबोरेशन में काम करने का रुझान जो है ना वो थोड़ा कम है। हम कंपटीशन इंडिविजुअलाइज। को भी लिया जाता है। कंपटीशन में हमें अपने जीतने से ज्यादा अगले के हारने की फिक्र है कि वो कब हारेगा। हाँ, जैसे हमें ये खुशी नहीं होती कि हम जीते हैं या नहीं, इंडिया हार गया कि नहीं, हमें इससे ज्यादा खुशी होती है कि लेकिन इसमें मैच सर वो नुकसान हारे भी कि कितना नहीं। बड़ा है कि हम कंपटीशन, इसमें नुकसान है, हम कंपटीशन के चक्कर में ये नहीं सोच रहे कि यूनिटी में ही इंसान की पावर है। तो ये नहीं हम्म। कोई सोचता कि यूनिटी में हम सर मेरे मैं एक एक बात स्टूडेंट। करना चाहूंगी, जी, जी, अगर मुझे मौका दिया जाए थोड़ा सा, जी, मैम जी। सदफ की बात से मुझे एक चीज है जो मैंने वहां से मुझे एक और पॉइंट मुझे रेस करना है हम्म, कि समटाइम जो है ना ऑथेंटिक और जो प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए होते हैं अपने अपने इदारे खोलकर, जो कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जिन पेरेंट्स को गाइड कर रही हूँ, बेसिकली मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी एक जर्नी गुजरी है अपने स्पेशल बच्चे के साथ, तो मेरा यहाँ पे कुछ इदारों के साथ काम है सर। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग पब्लिक अवेयरनेस और हम्म। पेरेंट गाइडेंस पर काम करते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पे मेनली काम यही है। तो राइट। पेरेंट्स आते हैं ज्यादातर अपने इश्यूज लेकर, उनकी चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कहाँ उनके लिए बेटरमेंट है। तो काफी पेरेंट्स अभी रिसेंटली विद इन 15-20 डेज मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बार बार कह रहे हैं यार फलां इदारा खुला है और फलां जगह हम जा रहे हैं, हमें बताओ कि वो कैसा है। अब जब मैं नाम सुनती हूँ तो मैं चुप होकर बैठ जाती हूँ, कहती हूँ मैं क्या बोलूँ। उन्होंने मतलब उन उसी की तरह के बहुत से इदारे हैं हमारे एरिया में, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी डिग्री बेशक बहुत अच्छी दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास ये डिग्री है, लेकिन उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ऊपर से अच्छा अच्छा दिखा के अंदर से बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब उनको हम कैसे बोले कि भाई वो तो कह रहे नहीं, वो इतनी जबरदस्त फर्निश्ड, इतनी उनकी ऑफिस बनी हुई है, ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो जो मैम जो हमसे बात करती है वो इतना अच्छा हमें बता रही है। फिर 3 महीने बाद फिर वही बेचारे रोकर आ रहे होते हैं कि यार ये तो खुद तो काम करती नहीं है, दूसरों को इसने बिठाया हुआ है कि भाई तुम काम करो, और वही मनी मेकिंग चल रही है। तो ये भी हम्म, चीजें हैं, मतलब नहीं पता चल रहा होता कि आप कहाँ आपके साथ नुकसान हो रहा है और कहाँ आप हेल्प के लिए जा रहे हो और आपको किस तरह से वो हार्मफुलनेस दी जा रही है आपको। यहाँ पे जिस तरह तैयबा ने कहा कि जो पुराने लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हद तक बनती है, लेकिन वो शायद उसमें ये पॉइंट आ जाता है कि वो अगर इस तरह ओपनली इंडिविजुअल लेवल पे कहा जाए तो शायद वो पर्सनल क्लैश का सबब बने, जब तक कोई ऐसा इदारा ना हो जो कि इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हो। जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में काउंसिल्स होती हैं, हमारे यहाँ भी जिस तरह मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है जो कि डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर रही है, इसी तरह हम्म। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं। स्पीच वालों की अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इकट्ठे नहीं होते और इसी तरह साइकोलॉजी वालों की एसोसिएशन है, लेकिन वो इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी कि किसी प्रैक्टिस को वो बैन कर सकें या उसके खिलाफ एक्शन ले सकें या इस तरह ओपनली कर सकें। तो अभी कुछ मैंने सुना था कि कुछ इदारा गवर्नमेंट की तरफ से एलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट एंड काउंसिल टाइप कोई चीज़ बनी है, उसमें लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो शायद उससे कुछ बेहतरी हो इंडिविजुअल लेवल पे, तो शायद लड़ाई का ज़्यादा चांस हो सकता है। चलें, इसको आगे बढ़ाते हैं, सदर की तरफ आता हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स या आम बंदा जो एक जिस तरह पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, उसका बेटा है, कोई बेटी है, कोई उसका इस किस्म का कोई भी चैलेंज है और वो जाता है, तो वो कैसे अंदाज़ा कर सकता है कि जो ये मेरे साथ क्विक फिक्सेस वाला और फॉल्स क्लेम्स वाली गेम कर रहे हैं और कहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कैसे उनको पता चलेगा, या उनको क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि कैसे वो इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, क्या क्वेश्चन उनसे पूछें जिससे उनको अंदाज़ा हो सकता है कि यार ये शायद हमारे ज़्यादा हेल्पफुल हो हमारे लिए। ऐसी बात अगर आप बता सकें कुछ। यहाँ पे नॉर्मली देखते होंगे आप भी या मैं भी देख रही होती हूँ, समटाइम ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो लोग वहां पे रिव्यूज मांग रहे होते हैं फलाना इंस्टीट्यूट के, फलाना इदारे के, इस तरह के। तो यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स के लिए चाहूंगी कि वो पेरेंट्स जब वो रिव्यूज मांग रहे हो तो लोग ऑनेस्ट रिव्यूज यहाँ पे एक तो सबसे पहले दें।
ठीक है। एक ऑनेस्ट रिव्यूज उनके देने के अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस होते हैं। किसी का मे भी पॉसिबल मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो स्पीच में, किसी का मेरे साथ हो सकता है ना हुआ हो। अब उसके दरमियान में दो बातें हो सकती हैं कि पेरेंट्स बहुत पेशेंटली मेरे साथ चले हो लॉन्ग लास्टिंग, तो उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्विट टू क्विट, जैसे अक्सर मैं बोल रही होती हूँ कि क्विट करने होते हैं इंस्टीट्यूट, तो उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना चला हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि किसी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आ रहा है, किसी का अच्छा नहीं आ रहा। तो इसके लिए जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, तो पूरा विजिट करें उस इदारे का। उनको उनको चाहिए कि उस इदारे को एक विजिट जरूर करें, उस इदारे के ऑनर या जो भी हाई मैनेजमेंट है उनको बोलें कि मुझे एक सर्वे करना है या विजिट करना है, अलाउ कराएं, आप अपनी टीम से मिलवाएं। तो मैं अपने बच्चे को यहाँ ला रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चा जो है इन दी एंड, ये सारा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए हमारा मेन मेन मोटिव क्या है, हमारे स्पेशल नीड किड्स है ना। तो स्पेशल नीड किड्स के लिए अगर हम एथिक्स के अलावा भी अगर एक बात करें, तो वही वाली बात, तैयबा वाली बात, कि अल्लाह तो देख रहा है ना, हमें इन दी एंड अल्लाह को तो जवाब देना ही है ना। तो हम क्यों गलत चीज की तरफ जाएं। तो पेरेंट्स अगर राइट रखते हैं अपना उस इदारे को सर्वे करने का, उनको उनसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स लें इदारों वालों से, और उनसे कहें कि हमें एक अपॉइंटमेंट दें जिसमें हम आपके इंस्टीट्यूट का विजिट करना चाहते हैं, हम आपका हर एरिया, आपका हर डोमेन देखना चाहते हैं। तो जब अगर पेरेंट्स ये चीज करना शुरू करेंगे और वो इदारे वाले एग्री करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकल चीज होती है जो पेरेंट्स को खुद ब खुद क्लिक कर जाती है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं या यहाँ पे एक नेगेटिव चीज आ गई है। ये जब आप ऐसी चीज करने लगेंगे ना, तो ऑटो पे आपको बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। इनफैक्ट जब मैं भी असिस्टेंट्स ले रही होती हूँ पेरेंट्स के साथ, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव पता चल रही होती है कि कितने पेरेंट मेरे पास वाकई में इन होने के लिए आ रहे हैं या कितने पेरेंट्स सिर्फ जस्ट मेरा साथ एक सेशन करने आए। तो ये आपकी अपनी एक साइकी होती है, आपका अपना ऑरा होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही होती हैं कि आपको उस इदारे में जाके क्या सही मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा। तो ये दो तीन पॉइंट्स नोट करें। राइट राइट। तैयबा क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी सर। सर पहले तो मैं मरियम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मालूम है कि आपके जरिए से हमारी जो आवाज़ है वो माँ बाप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपने मिलना है किसी प्रोफेशनल से या इदारे के ऑनर से या एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से भी, आप गिल्ट फ्री होकर मिलें। ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि देखिए, तो बच्चा स्पेशल नीड के साथ हो गया, इसमें आपका कसूर कोई नहीं। ठीक है, ये अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने ऐसा दे दिया। सेकंड थिंग, मैंने उन पेरेंट्स को सर ज्यादा अलर्ट, एक्टिव पाया है जिन्होंने डायरेक्टली एक इदारे को अप्रोच करने से पहले डिफरेंट ओपीडीज को विजिट किया हुआ है। उनकी एक इंसाइट क्रिएट हो जाती है कि इस किस्म का इंसान मिलेगा, ठीक है, वो ये बात करेगा और मेरे बच्चे को ये मसला है। हमें अगर छोटे छोटे इदारों का डिटेल में नहीं पता, तो हमें ये तो पता ना कि लाहौर में या आपके शहर में फलां हॉस्पिटल है, बड़ा एफिशिएंट है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको लाजमन विजिट करें। ठीक है। आप जाते हैं, स्पेशली ज्यादातर क्या होता है कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, वो डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ जाते, वो पहले स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही होते हैं, चाहे हॉस्पिटल की ओपीडी में हो या कहीं पे भी, कि जी ये बोलता नहीं है। ठीक है। फिर स्पीच थेरेपिस्ट उन्हें सम हाउ नो हाउ देकर उनको बताता है कि भाई मसला इस किस्म का है, आपका बच्चा पहले माहिर नफ्सियात से मिलेगा, फिर मेरे पास आएगा। ठीक है। सो पेरेंट्स के एंड पे ये स्लाइड वर्क, दिस इज नेसेसरी। ठीक है। एक, अपने आप को गिल्ट फ्री जाने, दूसरा थोड़ा बहुत होमवर्क करें, अपने बच्चे को तशखीस ना करें लेकिन उसकी अलामात को देखें। ठीक है। और जब देखें और बयान करें जाकर, तो एग्जेजरेशन के बगैर बयान करें। ठीक है। टू द पॉइंट बयान करें। नेक्स्ट, आप एक इदारे में जा चुके हैं, ओपीडी से या डिफरेंट लोगों से मिलकर ये आइडिया हो चुका है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक इंस्टीट्यूशन में इनरोल होना मेरे बच्चे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन साबित होगा, तो उस इदारे में आप जाके देखें कि क्या आपको ये एक्सेस दी जा रही है कि आप उसके ऑनर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है। और अगली बात, आप उनसे बिल्कुल एक लेमैन लेवल पे बात करें कि भाई मेरे बच्चे को ये हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है। इफ यू वांट टू सीक इनसाइट, एंड यू हैव टू सीक इनसाइट। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर मसला है क्या। ठीक है। नेक्स्ट, आप ये देखें कि उनके जो असेसमेंट्स हैं, ठीक, सही है,
उसमें वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है, फॉर्मली इनफॉर्मली वो पर्चे भर रहा है, वो जो भी कर रहा है, क्या वो वैसी बातें उसमें इंक्लूड हैं जो कि आपको लगता है कि पूछी जानी चाहिए मेरे बच्चे से? फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा सीपी है, आपको नजर आ रहा है कि भाई मेरे बच्चे के जो मसल हैं वो ढीले ढाले हैं, ठीक है, और जो सामने बैठा हुआ है वो इन बातों को टोटली इग्नोर करते हुए आपके बच्चे के रवैये को डिस्कस किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ये चीज आपको थका देगी एट दैट मोमेंट भी और इन फ्यूचर भी, ठीक है। हम्म आप अपनी राय को अहमियत खुद दें। आप उन्हें बोलें कि भाई मेरे बच्चे से उसके मसल्स के रिलेटेड बात करें, ठीक है। हम्म इस बात से तो मैडम सदफ भी एग्री करती होगी कि हम्म सीपी से हम डिसार्थरिया के अलावा और कोई प्रोफाइल नहीं फिल करवा सकते, ठीक है। तो सर ये बिल्कुल एक लेमन लेवल पे उन पेरेंट्स के लिए ये कुछ गुजारिशात हैं कि जिनको नहीं मालूम होता है कि भैया वैसा बच्चा हो गया तो अब इसको किस तरह से हमने डील करना है। और आपकी हम्म बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हाईलाइटिंग है कि क्या वो इदारा अपने थेरेपिस्ट से या उस मुतल्लिका थेरेपिस्ट से पेरेंट्स को राब्ता करने की इजाजत दे रहा है या नहीं, कि जिसके हैंडओवर वो बच्चा होएगा फॉर टू टू हम्म थ्री आवर्स ठीक है। और हम्म पेरेंट्स तक मैं बहुत ही अहम बात ये भी पहुंचा दूं कि अगर आपने किसी भी इदारे में अपने बच्चे को इनरोल करवाया है ना, तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि विद इन द मंथ्स, एटलीस्ट आप अपने माइंड में रख लें 3 मंथ्स, कि 3 मंथ के अंदर बच्चे के अंदर कोई अंग डेवलप ना हो, ठीक है। हम्म अच्छा प्रोफेशनल अपनी जान तक डाल देगा, ठीक है, और आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी आपको खुद को फील होएगी जो कि आपको इंकरेजमेंट देगी कि हाँ यार मैंने इस इदारे के साथ और इस बंदे के साथ मैंने चलना है। बहुत सही है शुक्रिया। सर? बिल्कुल सही। मरीम के पास मैं लास्ट दोबारा आना चाहूँगा इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले, और ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को अ, जैसे तैसे करके सीखना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, उसके बगैर चारा भी नहीं है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर देखिए, मैं बिल्कुल इनिशियल बेसलाइन से बात करूंगी कि जब भी बच्चा घर में आता है ना, तो हमारे जैसे ही एक मदर एक्सपेक्ट करती है, तो हमारे जहनों में एक इमेज बन जाता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट पैदा होगा। ये ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाता है। हमारे पास इस किस्म की भी अवेयरनेस नहीं है सबसे पहले, अनफॉर्चुनेटली, कि किसी भी घर में अगर स्पेशल नीड का बच्चा आ जाता है, अल्लाह की तरफ से एक बच्चा आ गया है, तो आप क्या इतने अवेयर हो कि बच्चे के पैदा होते ही आप प्रॉपर प्रोफेशनल्स को ढूंढ सको? ये भी एक बहुत बड़ा हम्म एक इशू है जो उसको हमें रेस करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा आता है ना, तो सबसे मेजर जो इशू आता है ना, पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही होती। वो उसमें सालों लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सेप्टेंस के जो पीरियड में जो है ना, आपको जो लोग टकरा रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल बेस लाइन की बात है। फिर जाके आप वहां से सीख सीख के आगे बढ़ते हो। तो मेरा जो एक अपना जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि पेरेंट्स को सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस से अवेयर होने की बहुत जरूरत है। चाहे आपके घर में बच्चा नहीं भी है, फिर भी आप अवेयरनेस रखो इस चीज की कि ये एक बहुत नेसेसरी चीज है, क्योंकि एक बच्चा जब आपके घर में आया है या आएगा, तो वो एक ब्लेसिंग ही है। और उसके बाद उसके लिए आपको जो प्रोफेशनल्स ढूंढने हैं, क्योंकि मैं अगेन वही कहूंगी कि मार्केट भरी पड़ी है, स्कैमर्स से भरी पड़ी है ना मार्केट। तो सबसे पहले ये कि आप खुद अवेयर हो, और देन फिर आपको जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करें, अवेयरनेस लें और अपने बच्चे पर काम शुरू कर दें। जब तक ये नहीं करेंगे, सालों लग जाएंगे, बच्चे का टाइम जाया हो जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, जब वो अपने एक ऐसे लेवल पे आता है, अपने प्यूबर्टी पीरियड में आता है, तो इतने चैलेंजेस वो अपनी उसके लाइफ के आ चुके होते हैं कि फिर वो रिपेयरेबल नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं जिनको पेरेंट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना और खुद अवेयरनेस लेना सबसे पहले बहुत जरूरी है। राइट, बहुत शुक्रिया जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए। आप सबने, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस सफ़र में ये हमारे साथ स्टार्ट किया। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आगे भी लेके जाएं और लोगों को भी किसी तरह इन्वॉल्व कर सकें, और इस बातचीत को हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा बात होगी उतना ही ज़्यादा इसका सर्कल बढ़ेगा और इफेक्टिवनेस तभी डेवलप होगी बार बार रिपीटडली बात करने से। सो थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का और उन लोगों का भी जो ये वीडियो देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले को जारी रखने की। तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इन्हीं गेस्ट के साथ या कुछ और गेस्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।